Afternoon. Welcome to all of you in online class of Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Myself नीरज तिवारी. मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 का फिजिक्स सेकेंड पेपर जिसका नाम है काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ. फिजिक्स सेकेंड पेपर जिसमें हमने थर्ड यूनिट आपको स्टार्ट की हुई है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है. तो पीछे के जो भी वीडियो हमने आपको बनाए हैं, जो भी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, उन सारे वीडियोस में हमने आपको जो भी वीडियो बने हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करके सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है. आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन एंड एंट्रोपी. ठीक है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डीपली आपको बता चुके हैं, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बता चुके हैं. और जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको बताएंगे, हीट इंजन के बारे में बताएंगे, एंट्रोपी क्या है, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस में कंसीडर करेंगे. एंथैल्पी भी हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक ना. हीट इंजन पढ़ेंगे, उसी पे बेस्ड ऑन कार्नोट्स इंजन पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम उसकी इफिशियंसी पढ़ेंगे और कार्नोट्स थ्योरम पढ़ेंगे. मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉज दिए हैं, 4 रिलेशन फाइंड किए हैं. तो मैक्सवेल के रिलेशन हम इसमें आपको पढ़ाएंगे. थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में हम आपको बताएंगे. जूल केल्विन या जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल केल्विन इफेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे. और क्लैसियस-क्लैपिरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन के बारे में बताएंगे. फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन किसे कहते हैं, सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्टली हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक सिंपल टॉपिक से जिसको हम पीछे भी आपको डिस्कस कर चुके हैं. पीछे वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ को जानते हैं, इस डेफिनेशन को जानते हैं. इसको जानने के बाद ही हम आगे हीट इंजन और कार्नोट्स इंजन जो भी हमारे टॉपिक्स आएंगे उनको हम पढ़ पाएंगे. ठीक है. तो हम जानते हैं इस प्रोसेस हमने पढ़ा है, हमने आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बताया था. हमने आपको बताया कि एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से होके जाने पे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स जो है एक नए सेट में हमको मिल जाते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल एक नए सेट में. जैसे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में हम लेते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं. तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं और एक नए सेट ऑफ वैल्यूज में फाइंड हो जाए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बदल जाएं, तो उसी जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जिस स्टेट को जिस पाथ को फॉलो करके ऐसा होता है उसी पाथ को हम प्रोसेस कहते हैं. ठीक ना. यानी कि जब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एक नए रूप में आ जाए किसी भी चेंज के आधार पर, जिस परिवर्तन के माध्यम से जिस पाथ के थ्रू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हमारे एक नए रूप में आ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोसेस. प्रोसेस हम जनरली जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हमने आपको सामान्य रूप से पीछे वाले वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था. जो हमने पीछे वीडियो बनाया उसमें हमने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहे थे तो उसी में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता रहे थे, तो उसमें हमने आपको प्रोसेसेस के बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताया था. यहाँ हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे. रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब है रिवर्स, यानी वह प्रोसेस जो रिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स हो सके. रिवर्सिबल का मतलब है कि जो रिवर्स हो सके, यानी वह प्रोसेस जो डायरेक्ट प्रोसेस में तो वही प्रोसेस क्या है, एक प्रकार का चेंज है, यानी जिसमें हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल एक सेट से दूसरे सेट में एक न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स में हम चेंज हो जाते हैं. एक नए सेट में जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमारा
P1 V1 T1 है, वो एक प्रोसेस के माध्यम से प्रोसेस से गुजरने के बाद वो P1 V1 T1 से बदल के P2 V2 T2 हो जाता है, यानी कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एक स्टेट से यानी एक वैल्यूज से दूसरे वैल्यूज में चेंज हो जाते हैं। तो वही जो प्रक्रिया है जिस पाथ से ऐसा होता है, जिस स्टेट से गुजरने के बाद ऐसा होता है, उसी पाथ को, उसी हम प्रक्रिया को प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब, रिवर्स का मतलब है कि जो विपरीत अवस्था में, यानी कहने का मतलब जो चीजें सीधे प्रोसेस में हो, जो चीजें हमको सीधे, जो परिवर्तन हमको सीधे प्रक्रिया में प्राप्त हो, वही हमको रिवर्स ऑर्डर में प्राप्त हो। रिवर्सिबल यानी जो रिवर्स हो सके, यानी वे प्रोसेस जो रिवर्स हो सके उसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे। इरिवर्सिबल वे प्रोसेस जो रिवर्स ना हो। ठीक, सिंपल सी बात है, इनके डेफिनेशन के पर जाने की आवश्यकता नहीं है, इनके नाम से रिवर्सिबल यानी कहने का मतलब जो प्रोसेस रिवर्स हो सके, यानी ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स हो सकता है, यानी कि जो परिवर्तन हमको डायरेक्ट प्रोसेस में फाइंड होते हैं, वही परिवर्तन अगर हम थोड़ा सा कंट्रोलिंग फैक्टर को रिवर्स करें, वही परिवर्तन अगर हमको रिवर्स ऑर्डर में सेम चेंजेस हमको फाइंड होते हैं, तो हम कहेंगे प्रोसेस हमारा कैसा है, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रोसेस में जो हमको चेंजिंग प्राप्त होती है, अगर वो सेम चेंजिंग हमको यानी कि रिवर्स ऑर्डर में नहीं प्राप्त होता है, यानी कि कंट्रोलिंग फैक्टर को जब रिवर्स करें तो हमको वो चेंजिंग हमको पुनः प्राप्त हो, यानी जो हमको डायरेक्ट प्रोसेस में परिवर्तन प्राप्त होता है वही हमको रिवर्स ऑर्डर में प्राप्त हो, तो हम उसको कहेंगे रिवर्सिबल। अगर ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया हमको फाइंड नहीं होती, तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो सिंपली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हम जानते हैं, ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिट्रैक्टेड इन अपोजिट ऑर्डर by slightly changing the external condition। यानी कहने का मतलब है कि a reversible process is one which can retracted, या कह सकते हैं which can reversed in opposite order by slightly changing the एक्सटर्नल कंडीशन, यानी एक्सटर्नल कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करने पे वो जो प्रोसेस क्या हो रिवर्स हो जाए, यानी कहने का मतलब अपोजिट ऑर्डर में, यानी उल्टे क्रम में परिवर्तित हो जाए, तो वही प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि द वर्किंग सब्सटेंस इन रिवर्सिबल प्रोसेस या द वर्किंग सब्सटेंस इन द रिवर्स प्रोसेस through all the stages as in the direct process in such a way that all changes occurring in the direct process are exactly repeated in the opposite order and inverse tense, and no change, यहाँ हम कह सकते हैं no changes are left in any of the bodies participating in the process or in the surrounding। कुल मिला के आप सिंपली समझ सकते हैं कि ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन, यानी एक रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें हम कहने का मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर को, एक्सटर्नल कंडीशन को, बाह्य शर्तों को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, रिवर्स करते हैं अपोजिट ऑर्डर बाय स्लाइटिंग चेंजिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स, या कह सकते हैं एक्सटर्नल कंडीशन को थोड़ा सा, एक्सटर्नल कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और अगर वो प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली रिपीटेड, यानी कहने का मतलब रिपीट कर जाए, पीछे के ऑर्डर में हमको फाइंड हो जाए, रिवर्स ऑर्डर में फाइंड हो जाए, तो वो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने आपको बताया कि जैसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्किंग सब्सटेंस हम कंसीडर करते हैं इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, जिस वर्किंग सब्सटेंस को हम कंसीडर करते हैं वो जिन स्टेजों से हम होके जाएगा, वो सारे स्टेज कैसे होंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में, यानी हम कहते हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर को, एक्सटर्नल कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और सारा का सारा प्रोसेस क्या है हमको रिपीट होता है, रिट्रैक्टेड होता है, कैन बी रिट्रैक्टेड इन अपोजिट ऑर्डर, उल्टे क्रम में हमको प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, जैसे हम कंसीडर करें, जैसे हम मान लें कि कोई वर्किंग सब्सटेंस हमने यहाँ लिया, वर्किंग सब्सटेंस हमने लिया है, हमने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, हमने एक वर्किंग सब्सटेंस लिया जो एक पॉइंट ए पे हमारा है, हमने इस यहाँ से वर्किंग सब्सटेंस हमारा है, हमने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया, और हमारा ये हम मान लेते हैं कि इस जो वर्किंग सब्सटेंस हमारा ए से बी पर मूव कर जाता है, यानी ए से बी पर चला जाता है, यानी हमारा जो सब्सटेंस है, जो सिस्टम है कंसीडर करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने उसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके सिस्टम हमारा ए से बी पर यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट में चला जाता है।
पुनः अगर हम कहें कि हम सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस आता है और फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में जब सिस्टम हमारा वापस आए तो वो उतनी ही हीट को, उतने ही अमाउंट ऑफ हीट, जितनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके सिस्टम इनिशियल से फाइनल में, वर्किंग सब्सटेंस इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है, उतने ही अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके सिस्टम अगर फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाता है, यानी कहने का मतलब उतने ही अमाउंट ऑफ हीट को कह सकते हैं आप एक प्रकार से रिजेक्ट करके या रिमूव करके, उतने ही अमाउंट ऑफ हीट को वो बाहर आउट करके यानी कि निकाल के लीव यानी छोड़ करके अगर वो फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा किस में है, सिस्टम या वर्किंग सब्सटेंस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में है। जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि जो वर्किंग सब्सटेंस इन द रिवर्सिबल प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्किंग सब्सटेंस आप लेंगे वो डायरेक्ट प्रोसेस में जिन स्टेजेस से होके जाएगा उन्हीं स्टेजों से उसको रिवर्सिबल यानी कि रिवर्स ऑर्डर में या अपोजिट ऑर्डर में उन्हीं स्टेजों से होकर अगर अपोजिट ऑर्डर में वापस आता है, इनिशियल स्टेट में वापस आता है, तो हम कहेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस हमारा किस प्रोसेस में, किस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, किस प्रकार के पाथ को फॉलो कर रहा है। हम कहेंगे वर्किंग सब्सटेंस हमारा रिवर्सिबल पाथ को फॉलो कर रहा है और प्रोसेस हमारा क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी एक इसी प्रकार से हम यहाँ देखिए डेफिनेशन में हमने आपको बताया है कि ए प्रोसेस विच कुड बी परफॉर्म्ड इन द रिवर्स ऑर्डर एग्जैक्टली द सेम stages as was performed in the direct order without leaving any change in the system or the surrounding is called the reversible process। यानी a process which could be performed in the reverse order, जैसे कि हमने आपको बताया कि रिवर्सिबल नाम से ही पता है कि जो प्रोसेस यानी कि जो हमारा प्रोसेस रिवर्स हो सके वही हमारा रिवर्सिबल है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन में हमने आपको क्या बताया, ए प्रोसेस विच कुड बी परफॉर्म्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कि रिवर्स ऑर्डर में यानी व्युत्क्रम में एक प्रकार से कह सकते हैं उल्टे प्रक्रम में, प्रोसेस विच कुड बी परफॉर्म्ड इन द रिवर्स ऑर्डर एग्जैक्टली द सेम स्टेजेस एज वाज परफॉर्म्ड इन द डायरेक्ट ऑर्डर विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम और द सराउंडिंग इज कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कहने का मतलब कि वो प्रोसेस जो कि रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल प्रोसेस में हो सकता है, जो रिवर्सल प्रोसेस में हो सकता है, वो प्रोसेस जो रिवर्सल प्रोसेस में हो सकता है इन द सेम स्टेजेस एज, यहाँ लिखा है एग्जैक्टली द सेम स्टेजेस एज वाज परफॉर्म्ड इन द डायरेक्ट ऑर्डर। यानी कहने का मतलब कि वह प्रक्रम, वह प्रोसेस जो रिवर्सिबल ऑर्डर में यानी कि रिवर्सिबल ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में परफॉर्म कर सकता है, यानी वह प्रोसेस जो रिवर्स ऑर्डर में हमको फाइंड हो सकता है वो प्रोसेस ए प्रोसेस विच कुड बी परफॉर्म्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कहने का मतलब वह प्रोसेस जो कि रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म कर सकता है द सेम स्टेजेस और उन्हीं स्टेजों को फॉलो करें जो कि डायरेक्ट ऑर्डर में वो फाइंड कर चुका है। समझ रहे हैं ना, जो कि जिस स्टेज में वो डायरेक्ट ऑर्डर में परफॉर्म किया है उसी स्टेज को फॉलो करते हुए अगर वो रिवर्स ऑर्डर में भी परफॉर्म करता है तो सिस्टम या तो हमारा जो सिस्टम होगा वो हमारा रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता हुआ कहा जाएगा और जो हमारा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। यानी ये प्रोसेस विच कुड बी performed in the reverse order exactly the same stages as was performed in the direct order, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कि रिवर्स ऑर्डर में प्रस्तुत होता है, जो रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है और एग्जैक्टली उन्हीं स्टेजों को फॉलो करता है जो कि वो डायरेक्ट ऑर्डर में फॉलो कर चुका है या जिन स्टेजों से होकर वो डायरेक्ट ऑर्डर में चेंज होता है, जिन स्टेजों से होकर वो डायरेक्ट ऑर्डर में परिवर्तित होता है उन्हीं स्टेजों को फॉलो करते हुए अगर वो अपोजिट ऑर्डर में चेंज होता है तो वो प्रोसेस हमारा कहा जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देनी है, विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम और द सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग बीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, यानी कहने का मतलब कि यदि कोई सिस्टम हम कंसीडर करें, यदि वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करके इनिशियल से फाइनल में जाता है तो वही सिस्टम फाइनल से इनिशियल में अगर वापस आता है तो वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करे या क्यू अमाउंट ऑफ हीट जहां से लिया है वहां वापस कर दे।
समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल जाता है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके इनिशियल से फाइनल में जाता है, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकाल के अगर वो फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाता है तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन छूटना नहीं चाहिए। जो भी डायरेक्ट ऑर्डर में परिवर्तन हुए हैं वो सारे परिवर्तन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में जो स्टेजेस सिस्टम हमारा डायरेक्ट ऑर्डर में फाइंड करता है, उन सारे स्टेजेस को फाइंड करते हुए सिस्टम को हमको अगर फाइनल से इनिशियल में वापस आता है तो वो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, तब सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस को में कहा जाएगा या रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता हुआ कहा जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें सिस्टम हमारा रिवर्स ऑर्डर में वर्क करता है और सेम उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे वो डायरेक्ट ऑर्डर में करता है। जिस प्रकार के स्टेजेस को वो डायरेक्ट ऑर्डर में फाइंड करते हुए इनिशियल से फाइनल में जाता है, अगर उन्हीं स्टेजों को फाइंड करते हुए, उन्हीं स्टेजों को फॉलो करते हुए फाइनल से इनिशियल में वापस आता है, उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए इनिशियल से फाइनल में वापस आता है और किसी भी प्रकार के परिवर्तन को छोड़ता नहीं है, कोई भी परिवर्तन उसमें छूटता नहीं है, सारे स्टेजेस को फॉलो करते हुए फाइनल से इनिशियल में वापस आता है, तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल पाथ को, यानी सिस्टम के द्वारा फॉलो किया गया जो पाथ है वो पाथ हमारा रिवर्सिबल पाथ कहा जाता है और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। इसी के आधार पर डेफिनेशन बनाई गई, ए प्रोसेस विच कुड बी performed in the reverse order exactly the same stages as was performed in the direct order without leaving any change in the system or the surrounding is called reversible process। ठीक है, तो हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें जो भी परिवर्तन हमारे डायरेक्ट प्रोसेस में होते हैं वो सारे परिवर्तन हमारे रिवर्स ऑर्डर में भी होने चाहिए। जिन स्टेज को सब्सटेंस हमारा फॉलो करते हुए डायरेक्ट प्रोसेस में चेंज होता है, उन्हीं सिस्टम को उन्हीं स्टेजेस को फॉलो करते हुए अगर वो रिवर्स ऑर्डर में चेंज होता है तो सब्सटेंस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा, सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। तो इस प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ आपको एक एग्जैक्टली बताते हैं, यानी इस प्रकार से जैसे यहाँ हम समझ रहे हैं तो इसके आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी, यानी कहने का मतलब है कि जो भी चेंजेस हमारे फाइंड होंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में डायरेक्ट ऑर्डर में, यानी डायरेक्ट ऑर्डर में सब्सटेंस हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाएगा, जिन चेंजेस को फॉलो करते हुए सिस्टम हमारा डायरेक्ट ऑर्डर में इनिशियल से फाइनल जाता है, उन्हीं स्टेजेस को फॉलो करते हुए सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट से अगर इनिशियल स्टेट में वापस आता है, यानी उन्हीं चेंजेस को फॉलो करते हुए जिन चेंजेस को फॉलो करते हुए सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल में जाता है, उन्हीं स्टेजेस को फाइंड करते हुए यदि सिस्टम फाइनल से इनिशियल में वापस आता है तो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल कहा जाता है। ठीक, यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई सिस्टम हमारा है, यदि कोई वर्किंग सब्सटेंस हम कंसीडर करें, यदि कोई वर्किंग सब्सटेंस क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और वर्किंग सब्सटेंस हमारा इनिशियल टू फाइनल जाता है, ठीक, तो अगर वो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में है तो उसको यदि वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके इनिशियल से फाइनल में जाता है तो फाइनल से इनिशियल में जब वो आए तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम क्या करे, बाहर निकाले। यानी इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड सिस्टम इज गोज ऑन इनिशियल टू फाइनल स्टेट, देन if it is removed the q amount of heat and goes from final to initial state, then the working substance is said to be in reversible process। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस हम कंसीडर करें या सिस्टम कंसीडर करें, वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके इनिशियल से फाइनल में जाता है, तो जब वो फाइनल से इनिशियल में वापस आएगा तो प्रोसेस हमारा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में तभी कहा जाएगा जब वो फाइनल से इनिशियल में क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेके इनिशियल से फाइनल गया तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकाल के गिवन आउट बाय द सिस्टम, यानी कहने का मतलब सिस्टम के द्वारा क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाल दिया जाए। क्यू अमाउंट ऑफ हीट को बाहर करके अगर वो सिस्टम हमारा क्या है फाइनल से इनिशियल में वापस आता है तो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इफ W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, if in the direct order, if W is the work done by the system in the direct order, then
then it is said to be, if W is the work done by the substance in the direct process, an equal amount of work will be done on the substance in the reverse order। यानी कहने का मतलब है कि in the reverse process, कहने का मतलब है कि यदि कोई substance हम consider करें और वो W work done हमको find करता है, if work is done by the substance in the direct process, in the direct process an equal amount of work will be done on the system। समझ रहे हैं? यदि गैस के द्वारा या सब्सटेंस के द्वारा W वर्क डन यानी वर्क डन किया जाता है, समझ रहे हैं, डायरेक्ट प्रोसेस में W वर्क डन किया जाता है, तो सिस्टम पे जब कार्य हो यानी सिस्टम पर जब कार्य किया जाए तो सिस्टम यानी कि वर्किंग सब्सटेंस पर जब कार्य किया जाए तो उतनी ही अमाउंट में हमको वर्क डन फाइंड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, कुल मिला के आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से समझ में आपको आ जाएगा। यदि हम कोई वर्किंग सब्सटेंस हम कंसीडर कर लें, यदि हमको यहाँ से डायरेक्ट प्रोसेस में W वर्क डन यानी कि डायरेक्ट प्रोसेस में जो वर्क डन फाइंड होता है, ठीक ना, वर्क डन बाय द गैस यानी बाय द सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया गया कार्य जो मिलता है, अगर वो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया गया कार्य यानी जब हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या हो, एक्सपैंड होने पे जो वर्क डन हमको फाइंड होता है, उसी प्रकार से जब वर्किंग सब्सटेंस यानी जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करें, ऑन द सब्सटेंस, जब वर्क डन हमारा सब्सटेंस पर होगा, यानी कहने का मतलब जब हम सब्सटेंस को पर वर्क डन करेंगे यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम जो वर्क डन बाय द सब्सटेंस होगा, जब वर्क डन बाय द सब्सटेंस होगा तो जो वर्क डन हमको फाइंड होगा, अगर वही अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब वर्क डन हम ऑन द सिस्टम यानी कार्य हम सिस्टम पर करेंगे, यानी कहने का मतलब जब गैस एक्सपैंड होगी, मान लेते हैं वर्किंग सब्सटेंस हमारा क्या है, गैस है, यानी जब गैस एक्सपैंड होती है तो जितना वर्क डन हमको डायरेक्ट प्रोसेस में फाइंड होता है उतना ही वर्क डन हमको कब फाइंड होना चाहिए, जब हम गैस को कॉम्प्रेस्ड करें। समझ रहे हैं ना, उतने ही वॉल्यूम तक गैस को जब हम कॉम्प्रेस्ड करें, जितना वॉल्यूम गैस एक्सपैंड करता है उतने ही वॉल्यूम तक जब हम गैस को कॉम्प्रेस्ड करें, अगर हमको सेम अमाउंट में वर्क डन फाइंड होता है तो हम कहेंगे वर्किंग सब्सटेंस हमारा किस प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में, वर्किंग सब्सटेंस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ठीक ना, यानी जितना वर्क डन हमको डायरेक्ट प्रोसेस में फाइंड हो, डायरेक्ट प्रोसेस में फाइंड हो यानी वर्क डन बाय द सब्सटेंस जितना हमको फाइंड हो उतना ही वर्क डन हमको फाइंड होना चाहिए इन द रिवर्स ऑर्डर यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी जब सब्सटेंस पे कार्य किया जाए, पर कार्य किया जाए, जो वर्क डन फाइंड होता है वही वर्क डन हमारा कब होना चाहिए, जब वर्क डन बाय द सब्सटेंस हो, तो वही वर्क डन अगर हमको सेम वर्क डन फाइंड होता है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन यानी हमारा क्या है कि डायरेक्ट प्रोसेस में जो वर्क डन हमको फाइंड हुआ था वही हमको रिवर्स ऑर्डर में भी फाइंड होता है। यानी जब हम कंट्रोलिंग कंडीशन को या एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो वही वैल्यू अगर हमको फाइंड होती है तो हम कहेंगे वर्किंग सब्सटेंस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में है। यानी कुल मिला के एक छोटी सी बात में हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस है, यानी कोई भी सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा यदि जो भी चेंजिंग वो डायरेक्ट प्रोसेस में जिन स्टेजेस को फॉलो करते हुए वो डायरेक्ट प्रोसेस में इनिशियल से फाइनल जाता है, उन्हीं स्टेजेस को, उन्हीं चेंजेस को फॉलो करते हुए अगर वो फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है तो सब्सटेंस हमारा या सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन द रिवर्सिबल प्रोसेस देयर आर नो चेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी में कोई भी चेंजिंग यानी कहने कि देयर आर नो वेस्ट ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। यानी जितनी एनर्जी लेके सब्सटेंस हमारा इनिशियल से फाइनल जाएगा उतनी ही एनर्जी के द्वारा फाइनल से इनिशियल में हमारा सब्सटेंस वापस आ जाएगा। वही प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी देयर आर नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जो इन कंडीशंस को फॉलो ना करे वो इरिवर्सिबल है। यानी कहने का मतलब कि वह प्रोसेस जो रिवर्सिबल ना हो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। रिवर्सिबल नहीं है यानी कहने का मतलब है कि वह प्रोसेस जो डायरेक्ट ऑर्डर में तो चेंज हो, डायरेक्ट प्रोसेस में जो चेंजिंग होती है वो रिवर्स ऑर्डर में या उल्टे प्रक्रम में वो चेंजिंग हमको फाइंड ना हो, वो स्टेजेस हमको फाइंड ना हो। यानी सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल में तो जाता है, जिन परिवर्तन के द्वारा इनिशियल से फाइनल जिन स्टेजेस को फॉलो करते हुए इनिशियल से फाइनल जाता है, उन स्टेजेस को फॉलो करते हुए सिस्टम अगर यदि हमारा फाइनल से इनिशियल में वापस नहीं आता है तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा है, ए प्रोसेस विच डज नॉट सेटिस्फाई द एबव कंडीशन, यानी एक प्रोसेस, एक प्रक्रम जो कि उपरोक्त कंडीशन जो यहाँ लिखी गई है, यानी ये प्रोसेस विच कुड बी परफॉर्म्ड इन द रिवर्स ऑर्डर एग्जैक्टली द सेम वर्क same stages, exactly the same stages as was performed by in the
डायरेक्ट ऑर्डर विदाउट लिविंग द एनी चेंज इन द सिस्टम आर द सराउंडिंग इज कॉल्ड द रिवर्सल प्रोसेस। यानी ये जो कंडीशन लिखी गई है, जो सब्सटेंस यानी जो प्रोसेस, ये प्रोसेस विच डज नॉट, जो इस कंडीशन को जो प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। यानी वह प्रोसेस जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, जैसा इसमें लिखा गया है, ए प्रोसेस विच कुड बी परफॉर्म्ड इन द रिवर्स ऑर्डर एग्जैक्टली द सेम स्टेजेस as was performed in the direct order without leaving any change in the system or surrounding is called the reversible process। तो जो प्रोसेस इसको इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो रिवर्सिबल कहा जाएगा, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो इरिवर्सिबल कहा जाएगा। या सिंपली हम अपने शब्दों में कहना चाहें तो आगे हमने लिखा है और विच कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड, यानी ये प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड इन अपोजिट ऑर्डर बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी ऐसा प्रक्रम या ऐसा प्रोसेस जो विच कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड, यानी जो रिट्रैक्टेड इन अपोजिट ऑर्डर, जो उल्टे क्रम में या अपोजिट ऑर्डर में प्राप्त हमको नहीं होता है बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर, यानी कंट्रोलिंग फैक्टर को कंट्रोल एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करने पर भी हमको जिस प्रोसेस में रिवर्स में, यानी कहने का मतलब है कि वह प्रोसेस जिसमें एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करने पर भी, एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करने पर भी या कंट्रोलिंग फैक्टर को चेंज करने पर भी हमको, यानी प्रोसेस हमारा रिवर्स नहीं होता है, प्रोसेस हमारा अपोजिट ऑर्डर में हमको फाइंड नहीं होता है, वो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे यदि हम किसी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर दिए, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल में चला गया, फिर हम कंडीशन चेंज करें, हम सिस्टम से क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर लेना चाहें लेकिन सिस्टम हमारा फाइनल से इनिशियल में वापस ना आए, तो हम कहेंगे प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि द हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बाय कंडक्शन एंड रेडिएशन, यानी कंडक्शन और रेडिएशन के माध्यम से दो बॉडीज, यानी कि व्हेन टू बॉडीज आर कॉन्टेक्टेड विथ ईच अदर देन द हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर एनर्जी पोटेंशियल टू द लोअर एनर्जी पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बाय कंडक्शन और रेडिएशन। हम कह सकते हैं कि जब हम दो बॉडी को कंसीडर करें, दो बॉडी में से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट हमारी ट्रांसफर हो सकती है या तो कंडक्शन के माध्यम से या तो रेडिएशन के माध्यम से हीट ट्रांसफर, हीट एनर्जी हमारी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। लेकिन यदि हम कंसीडर करें कि एक बॉडी से हीट दूसरे बॉडी में, यानी हॉट बॉडी से हीट हमारी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी से एनर्जी हमारी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हॉट बॉडी से हीट हम कहते हैं कि कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, ठीक। लेकिन जब हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, यदि हम चाहें कि कोल्ड बॉडी से हीट पुनः हॉट बॉडी में वापस हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में पुनः वापस नहीं होगी। तो ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कहने का मतलब हमने कंट्रोलिंग फैक्टर को चेंज किया, हम ये चाहते हैं कि हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में जब हम ले आते हैं तो हॉट बॉडी से हीट हमारी क्या है, कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, फिर हम उनको कांटेक्ट में रखें और हम चाहें कि कोल्ड बॉडी में जो हीट गई है वो पुनः वापस हॉट बॉडी में वापस आ जाए, तो ऐसा संभव है नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी में जा सकती है लेकिन कोल्ड बॉडी से हीट पुनः हॉट बॉडी में वापस नहीं आ सकती है। तो हम ये जानते हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल, यानी कि हम ये जानते हैं कि किसी भी प्रकार से ऊष्मा हमारी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में वापस नहीं आ सकती है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो एक बार परिवर्तित हो गया वो रिवर्स ऑर्डर में चेंज ना हो, यानी रिवर्स ऑर्डर या अपोजिट सेंस में चेंज ना हो, यानी एक परमानेंट चेंज जहाँ फाइंड होगा, एक परमानेंट हमको परिवर्तन जहाँ फाइंड हो जाएगा, वो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि ए प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड इन अपोजिट ऑर्डर बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जो कि कंट्रोलिंग फैक्टर को रिवर्स करने पे अपोजिट ऑर्डर में फाइंड नहीं होता है, अपोजिट ऑर्डर में प्राप्त नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में जाना, तो उसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल के आधार पे हमको रिवर्सिबल प्रोसेस और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जनरली हमको उम्मीद है कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आपको पहले ही समझ में आ गया है,
लेकिन एग्जाम्पल के आधार पे हम बताते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द रिवर्सल प्रोसेस या डिफाइन द रिवर्सल प्रोसेस विथ एन एग्जाम्पल या विथ एग्जाम्पल या एक्सप्लेन द रिवर्सल प्रोसेस विथ एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल के आधार पर रिवर्सल प्रोसेस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के आधार पर एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम आसानी से। तो हमने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि रिवर्सल प्रोसेस में हम जनरली सिंपली आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस which can not be could be retracted in opposite order in the same stages as in the direct order, यानी या डायरेक्ट ऑर्डर में जिन स्टेजेस को फॉलो करते हुए वो यानी डायरेक्ट ऑर्डर में जाता है, उन्हीं स्टेजों को फॉलो करते हुए अगर वो रिवर्स ऑर्डर में आता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा प्रोसेस हमारा कैसा है, रिवर्सल प्रोसेस है। रिवर्सल प्रोसेस में कुछ बातों को हमको कंप्लीटली ध्यान देने योग्य है। रिवर्सल प्रोसेस में देयर आर नो लॉस ऑफ एनर्जी। इन द रिवर्सल प्रोसेस देयर आर नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक ना। यानी रिवर्सल प्रोसेस में किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होता है, एनर्जी बिल्कुल लॉस नहीं होती है रिवर्सल प्रोसेस में, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिवर्सल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, साथ साथ हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि ना तो एनर्जी का लॉस है और भी एक चीज़ हमको ध्यान देने योग्य है, यानी कि इस प्रोसेस को अगर हमको फाइंड करना है तो जैसे हमने आपको बताया कि रिवर्सल प्रोसेस में क्या करना है कि रिवर्सल प्रोसेस में हम जानते हैं कि जो परिवर्तन हमको डायरेक्ट ऑर्डर में फाइंड होता है, अगर वही परिवर्तन या जिन कंडीशंस को, जिन स्टेजेस को फॉलो करते हुए सिस्टम हमारा डायरेक्ट ऑर्डर में इनिशियल से फाइनल में जाता है, उन्हीं स्टेजेस को फॉलो करते हुए अगर सिस्टम हमारा फाइनल से इनिशियल में वापस आता है तो हम कहेंगे कि वो हमारा रिवर्सल प्रोसेस में है, ठीक। तो रिवर्सल प्रोसेस में हमको ये चीज़ ध्यान देनी है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हम किसी वर्किंग सब्सटेंस को कंसीडर करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस को अगर हम लेते हैं तो वर्किंग सब्सटेंस यदि वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है इन द डायरेक्ट प्रोसेस, तो रिवर्स ऑर्डर में वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट आउट करेगा, लीव करेगा, रिजेक्ट करेगा, रिमूव करेगा। यानी वर्किंग सब्सटेंस क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब किया है जब रिवर्स ऑर्डर में होगा, यानी कि फाइनल से इनिशियल में वापस आएगा तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकालेगा, तभी फाइनल से इनिशियल में वापस आएगा। एग्जैक्ट द सेम कंडीशन, समान कंडीशन से वापस आने के लिए उसको क्या है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेके अगर इनिशियल से फाइनल में गया है तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकाल के ही फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस आएगा। अगर ऐसा सिस्टम करता है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, रिवर्सल प्रोसेस में होगा। या जो भी वर्क डन हमको फाइंड होता है डायरेक्ट प्रोसेस में बाय द सिस्टम या बाय द वर्किंग सब्सटेंस, वही वर्क डन हमको फाइंड होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में भी, उतनी ही मात्रा में हमको वर्क डन फाइंड होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में जब हम वर्क कहाँ हो, वर्क ऑन द सिस्टम हो, वर्क बाय द सिस्टम हो। जो वर्क डन फाइंड हो वही वर्क डन हमको रिवर्स ऑर्डर में फाइंड होना चाहिए। जब वर्क ऑन द सिस्टम हो तब पर भी हमको वही अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको फाइंड होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इन द रिवर्सल प्रोसेस देयर आर नो वेस्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि रिवर्सल प्रोसेस में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सल प्रोसेस, यानी कि रिवर्सल प्रोसेस का एग्जाम्पल हम लेने के लिए आपको सिंपली एक चीज़ हम बताते हैं, ध्यान से बात हमारी समझिएगा। हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। सिलेंडर कैसा लेंगे, सिलेंडर लेंगे परफेक्टली कंडक्टिंग वाल्व, यानी जिसकी दीवारें क्या हो, परफेक्टली कंडक्टिंग हो, या हम कह सकते हैं कि सिलेंडर वी कंसीडर ए सिलेंडर वी कंसीडर ए गैस कंटेनिंग इन ए सिलेंडर, यानी कि हम एक गैस को लेते हैं जो कि सिलेंडर में कंटेन होता है, विच इज द प्योर परफेक्टली कंडक्टिंग, विच इज मेड बाय द प्योर परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल, यानी जो कि पूर्ण रूप से या परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से बना हो, जो कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ एक सिलेंडर हम लेते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब है कि सिलेंडर की दीवारों से आसानी से ऊष्मा का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकता है, ठीक। और हम उस सिलेंडर को क्या करते हैं, सिलेंडर में हमारी गैस भरी हुई है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि गैस हमारी भरी हुई है, सिलेंडर में हमारा गैस भरा हुआ है, और जो हम सिलेंडर कंसीडर करते हैं, हम मान लेते हैं सिलेंडर को कि एक गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर हम मानते हैं, और सिलेंडर इज मेड बाय द परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल, यानी सिलेंडर जो हमारा है वो परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, एंड इमर्ज इन ए लार्ज टैंक ऑफ वाटर, यानी हम इसको एक लार्ज टैंक ऑफ वाटर, एक बड़ी पानी की टंकी लेते हैं, उसी में हम सिलेंडर को रख देते हैं। ध्यान से हमारी बात समझिएगा। सिलेंडर लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने कंसीडर किया हुआ है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम लेते हैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जब हम यहाँ देखिए, एक बात हमारी ध्यान समझिएगा, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर के कारण क्या होगा, गैस कंप्रेस्ड होगी,
गैस कॉम्प्रेस्ड होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जो इतनी दूर में मूव कर रहे हैं, इतनी दूर में ट्रेवल कर रहे हैं, वो क्या होंगे, और यानी कहने का मतलब जब गैस कॉम्प्रेस्ड होगी तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, बात हमारी ध्यान से समझिएगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेरी कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही समीप आ जाएंगे। जब एक दूसरे के समीप आएंगे, जब बहुत ही क्लोज होंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे तो उनके बीच की टक्करों की संख्या बढ़ेगी। जब टक्करों की संख्या, यानी जब एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, यानी कि कंप्रेस्ड जब आप करेंगे, कंप्रेस्ड करने पे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के समीप आएंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, तो उनकी क्या होगी, जब एक दूसरे के समीप आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी, ध्यान से बात समझिएगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दीवार पे टक्कर करेंगे। जब दीवार पे टक्कर करेंगे तो वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब वो दीवार से स्ट्राइक करेंगे, वॉल्स पे स्ट्राइक करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच के टक्करों की संख्या बढ़ेगी। टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जब वो दीवार पे स्ट्राइक करेंगे, सिलेंडर की वॉल्स पे स्ट्राइक करेंगे, तो वही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हीट में कन्वर्ट होगी तो ध्यान दीजिए, तो गैस हमारी क्या होगी, गैस हमारी गर्म होगी, यानी ये सिलेंडर हमारा गर्म हो जाएगा। जब ये यहाँ इसकी दीवारों पे मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे, मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी, जब यहाँ जितनी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से यहाँ टक्कर करेंगे दीवार पे, वही काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेंगे, जिसके कारण गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी गैस हमारी गर्म हो जाएगी। ध्यान से बात समझिएगा, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तब ऐसा होगा, ठीक। डायरेक्ट प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस हमारी गर्म होगी, यानी कहने का मतलब इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी हीट, उनकी काइनेटिक एनर्जी, जब वो दीवार पर टक्कर करेंगे तो हीट जनरेट करेंगे और उसके कारण गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। या गैस को हम ध्यान से समझिए, अगर हम इसके प्रेशर को अचानक कम कर दें, रैपिडली रिमूव कर दें, प्रेशर को कम कर दें, पिस्टन को तेजी से, यानी कि प्रेशर कम कर देंगे तो पिस्टन क्या होगा, गैस अलाउड होगी, एक्सपैंड करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी। जब गैस एक्सपैंड करेगी, ध्यान से बात समझिएगा, जब गैस एक्सपैंड करेगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की टक्करों की संख्या कम हो जाएगी। ध्यान से बात समझिए, टक्करों की संख्या कम होगी, टक्करों की संख्या कम होगी तो गैस एक्सपैंड होगा, तो यहाँ से कोई एक्सटर्नल हीट को हम सप्लाई कर नहीं रहे हैं कि कोई अमाउंट ऑफ हीट हम यहाँ दे रहे हैं, गैस उसके कारण एक्सपैंड कर रही है। तो गैस जब एक्सपैंड करेगी तो अपनी स्वयं की जो एनर्जी है, जो उसकी स्वयं की स्वतः की ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को खर्च करेगी। अपनी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी जो है, उसी इंटरनल एनर्जी को वेस्ट करके उसी इंटरनल एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेगी। जब इंटरनल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी तो जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वर्क डन में कन्वर्ट होगी, एक्सपैंड, यानी इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस पे यानी कि पिस्टन पे प्रेशर लगाने में गैस को एक्सपैंड करने में खर्च हो जाएगी। तो जो इंटरनल एनर्जी वर्क डन में खर्च हो जाएगी, वर्क डन में जो इंटरनल एनर्जी खर्च होगी तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, गैस हमारी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, गैस हमारी क्या होगी, ठंडी होगी, ठीक, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब यहाँ बात हम जो कहना चाहते हैं, वो जो हम आपको समझाना चाहते हैं, उस चीज़ को ध्यान से समझिए, ठीक। तो यहाँ पे जब हमने प्रेशर को रिमूव कर दिया तो जो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज किया, क्या हम जब प्रेशर को अचानक बढ़ाएंगे उतना ही टेम्परेचर हमको मिलेगा, या जिस अमाउंट ऑफ हीट का लॉस हुआ यहाँ पे, जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे गैस की इंटरनल एनर्जी, यानी अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी वेस्ट होगी किसमें, इंटरनल एनर्जी, गैस एक्सपैंड करेगा तो इंटरनल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी जब वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज करेगा, हीट की वैल्यू कम होगी, हीट एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी वर्क डन में, हीट एनर्जी कम होगी, गैस क्या होगी हमारी, ठंडी हो जाएगी, ठीक ना, गैस ठंडी हो जाएगी। अब क्या अचानक हम प्रेशर इंक्रीज कर दें, अचानक प्रेशर बढ़ा दें तो क्या उतना टेम्परेचर, यानी जितना हीट अमाउंट ऑफ, जितना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, जितना इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क डन में, उतनी ही इंटरनल एनर्जी पुनः जनरेट हो जाएगी। अगर हम अचानक प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो अचानक प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो अचानक उतनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हमको प्राप्त नहीं होगी, यानी प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल नहीं होगा।
समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब हमारे बात हम क्या आपको समझाना चाहते थे, हम आपको ये समझाना चाहते थे जब गैस को हमने कंप्रेस्ड किया तो उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। ठीक, जिस अमाउंट में आंतरिक ऊर्जा, जितनी अमाउंट ऑफ हीट, यानी जिस मात्रा में उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कहने का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी, मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी कह लो जितने अमाउंट में हमारा इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ध्यान से बात समझिएगा, जितनी इंटरनल एनर्जी हमारी बढ़ेगी, ठीक ना, हमको वर्क डन फाइंड होगा। वर्क डन फाइंड होगा क्योंकि पिस्टन को जब कंप्रेस्ड करेंगे यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस कंप्रेस्ड होगी तो आंतरिक ऊर्जा गैस की बढ़ेगी। ठीक ना, गैस गर्म होगा तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो जो हमको वर्क डन फाइंड होगा, ये डायरेक्ट प्रोसेस हो गया। अब हम इसके प्रेशर को सीधे जल्दी से क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। प्रेशर को जल्दी से जब डिक्रीज कर देंगे तो गैस क्या होगी, तुरंत एक्सपैंड हो जाएगी। तो जब एक्सपैंड होगी तो जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, केवल उसी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके गैस एक्सपैंड होगी, ऐसा तो है नहीं। तो आंतरिक ऊर्जा, जितनी आंतरिक ऊर्जा की कमी के कारण गैस के द्वारा हमको कार्य प्राप्त होता है, जितना इंटरनल एनर्जी जाएगी, कि जब एडियाबैटिक कंडीशन कंसीडर कर लीजिए कि किसी भी प्रकार की ऊष्मा को हम सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करते हैं, हीट कांस्टेंट रखते हैं, तो जितना हम यानी गैस जब एक्सपैंड होती है तो जितनी एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करती है, तो उसी प्रकार जब गैस कंप्रेस्ड होगी, क्या उतनी ही एनर्जी हमको प्राप्त होती है, यानी उतनी ही एनर्जी हमको प्राप्त होगी। जो एनर्जी हमारी वेस्ट हुई, यानी जो इंटरनल एनर्जी हमारी वर्क डन में कन्वर्ट हुई, वही इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी उतनी ही अमाउंट में। अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या कहेंगे, प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है, यानी हमने गैस को कंप्रेस्ड किया, जितनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी, जो वर्क डन हमको फाइंड हुआ, वही वर्क डन, जब हम उतना ही वर्क डन प्राप्त करने के लिए जब हम गैस को एक्सपैंड करते हैं, जब गैस को हमने एक्सपैंड किया तो सेम अमाउंट में, ध्यान दीजिएगा, सेम अमाउंट में हमको, जब गैस को हम एक्सपैंड करेंगे तो सेम अमाउंट में वही इंटरनल एनर्जी हमारी जो बढ़ी थी, जितनी अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, जितना आंतरिक ऊर्जा हमारा बढ़ा था, वही आंतरिक ऊर्जा हमारा वेस्ट होगा वर्क डन में। जो वर्क डन हमको कंप्रेशन में फाइंड हुआ था, वही वर्क डन हमारा एक्सपेंशन में फाइंड होगा। ऐसा संभव नहीं है, ये एग्जैक्ट हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये पिस्टन है, ये पिस्टन क्या है, इसका भी कुछ फ्रिक्शन होगा। जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो दीवार से टक्कर करेंगे, तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन हम कंसीडर करते हैं, बट कुछ न कुछ इसका फ्रिक्शन होगा, कुछ न कुछ मालिक्यूल्स के बीच का फ्रिक्शन होगा, मालिक्यूल्स दीवार से टक्कर करेंगे, कुछ न कुछ यहाँ कहने का मतलब फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण क्या है, उस प्रकार से हमको एक्सपेंशन या कंप्रेशन के दौरान वर्क डन हमको फाइंड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जितना वर्क डन हमको कंप्रेशन में मिलता है, जितनी अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज करती है, उतनी ही इंटरनल एनर्जी कम होकर उतना ही मात्रा में वर्क डन हमको एक्सपेंशन में फाइंड नहीं हो सकता है। जब हम जल्दी से यानी कि अचानक ऐसा करेंगे, तब अचानक करेंगे तो गैस पहले से ही कंप्रेस्ड है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की हुई होती है, जैसे ही प्रेशर आप हटाएंगे गैस तुरंत क्या होगी, गैस का नेचर होता है एक्सपेंशन का, गैस एक्सपैंड करना चाहती है, तुरंत एक्सपैंड हो जाएगी। हमको वर्क डन तो फाइंड होगा, लेकिन वो अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी या वो उष्मा की मात्रा हमको नहीं मिलेगी, वह आंतरिक ऊर्जा हमको प्राप्त नहीं होगी जितनी आंतरिक ऊर्जा की यहाँ वृद्धि हमको हुई थी। ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल को समझने के लिए सिंपल सी इतनी बात हमने आपको बताई, जो समझाया हमने। हमारे कहने का तात्पर्य था कि हम अचानक कंप्रेशन या अचानक एक्सपेंशन करेंगे, तेजी से कंप्रेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ा दें या बहुत ज़्यादा हम प्रेशर घटा दें, तो हमको जो वर्क डन फाइंड होगा कंप्रेशन में, यानी जैसे हम प्रेशर अचानक 2 kg वेट बढ़ा दिए, उसके कारण जो हमको वर्क डन फाइंड हुआ, 2 kg वेट हटा देंगे तो उतना ही हमको वर्क डन फाइंड होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में कंसीडर करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ वाटर टैंक लिया है इसको आपको समझाने के लिए। ध्यान से हमारी बात समझेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा और आप किसी को भी आसानी से समझा सकते हैं। बात हमने क्या कहा, हमने कहा कि अचानक प्रेशर बढ़ाने पे या अचानक प्रेशर घटाने से, अचानक प्रेशर बढ़ाने और घटाने से हमको वर्क डन जो फाइंड होगा, या जो आंतरिक ऊर्जा में अचानक प्रेशर हम बढ़ाएंगे, आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, या अचानक प्रेशर हम घटा देंगे, आंतरिक ऊर्जा में जो कमी आएगी, इनकी मात्रा आपस में बराबर होगी, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, तो हम इसको अच्छे से समझने के लिए यानी हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमने आपको पीछे बताया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हमारा सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है, तो जो इंटरमीडिएट स्टेट को फॉलो करता जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठा तुरंत यहाँ पहुँच गया,
ऐसा नहीं है, वो इंटरमीडिएट जो स्टेट्स होंगे, इस प्रकार के छोटे छोटे स्टेट्स को फॉलो करते हुए वो इनिशियल से फाइनल में आता है। तो जिन स्टेजेस को वो फॉलो करता है वो प्रत्येक स्टेज प्रत्येक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज है। यानी जो इंटरमीडिएट स्टेज है इनिशियल टू फाइनल, यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। तो उन्हीं इक्विलिब्रियम स्टेट्स को फॉलो करते हुए सिस्टम इनिशियल से फाइनल में जाएगा, और अगर सिस्टम हमारा फाइनल से इनिशियल में उन्हीं इक्विलिब्रियम स्टेट्स को फॉलो करते हुए फाइनल से इनिशियल में वापस जाता है तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगे, जिन स्टेट्स को सिस्टम फॉलो करते हुए जाता है, वो सारे स्टेट्स क्या हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट्स का मतलब समझ रहे हैं? यानी सिस्टम हमारा यहां से यहां जिस प्रकार से परिवर्तित होगा वही परिवर्तन यहां से यहां के बीच में होगा। यानी जितनी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम यहां से यहां के बीच में लेगा वही यहां से यहां के बीच में लेगा, वही यहां से यहां के बीच में लेगा। यानी जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगे उनके बीच में अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम के द्वारा रिसीव की जाएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, वो इक्वल होगी। यानी जो भी स्टेट्स होंगे इनिशियल टू फाइनल इन द रिवर्सिबल प्रोसेस वो इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट्स होंगे। और उन्हीं इक्विलिब्रियम स्टेट्स को फॉलो करते हुए सिस्टम जब हमारा फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाएगा तभी हम सिस्टम को रिवर्सिबल प्रोसेस में कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब हम यहाँ अचानक कॉम्प्रेस्ड कर देंगे गैस को या अचानक इसको एक्सपेंड करेंगे तेजी से, यानी कि अचानक इसके वेट को बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर देंगे या बहुत ज़्यादा प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स हमको फाइंड नहीं होंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं? हम इसी प्रेशर को जो हम लेते हैं वो स्लाइटली हम कई स्लाइसेस में कंसीडर करते हैं। यानी कि स्मॉल अमाउंट में हम धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे हम गैस को एक्सपेंड करेंगे। बात हमारी समझिएगा। आइसोथर्मली हम इसको एक्सपेंड करेंगे, कंप्रेस्ड करें, यानी कि आइसोथर्मली यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करके हम इसको कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर को ही कांस्टेंट करके हम इसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से हम इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट करके इसको कंप्रेस्ड भी करेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम इसको एक वेरियस स्टेट में कंसीडर करेंगे। यानी कहने का मतलब अगर हम अचानक कंप्रेस करेंगे, अचानक एक्सपेंड करेंगे, तो ये स्टेजेस जो हमको मिलते हैं ए से बी के बीच में, ये इक्विलिब्रियम स्टेजेस हमको फाइंड नहीं होंगे, हमारा सिस्टम रिवर्सिबल नहीं होगा। क्यों? ध्यान दीजिए, बात समझिए। इनिशियल से फाइनल जैसे सिस्टम हमारा यहाँ से यहाँ तेजी से बढ़ गया, फिर हमने प्रेशर और बढ़ा दिया, यहाँ हो गया, ठीक ना, अचानक तेजी से इधर बढ़ गया, फिर इधर बढ़ गया। इस प्रकार के स्टेजेस हमको मिलेंगे, ये रिवर्सिबल स्टेजेस नहीं होंगे। यानी कि जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगे बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस, वो सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स हमारे क्या स्टेज क्या होंगे? वो इक्विलिब्रियम स्टेज होंगे। ठीक है, ये चलिए ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, हम यहाँ एक गैस कंसीडर करते हैं जिसको हम एक सिलेंडर में लेते हैं। जो सिलेंडर हमने लिया है वो सिलेंडर क्या है? परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से बना है। यानी किसी भी प्रकार की उष्मा अगर यहाँ बढ़ी तो तुरंत यहाँ वाटर में, यानी जो इसके सराउंडिंग है उसमें एक्सचेंज हो जाएगी। यानी सराउंडिंग से पहले तो सराउंडिंग से जो हीट है ये कांस्टेंट पोजीशन में, यानी टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट, गैस का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम वाटर टैंक में कंसीडर करते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि वाटर का जो टेम्परेचर है, ध्यान से बात हमारी समझिएगा, यानी पानी का जो टेम्परेचर है और गैस का जो टेम्परेचर है वो दोनों क्या है? इक्वल है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिलेंडर जो लिया है वो परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ लिया है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज किया तो वो टेम्परेचर कहाँ एक्सचेंज हो जाएगा? थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ का बढ़ा तो हीट एनर्जी के रूप में वो एक्सचेंज हो जाएगा वाटर टैंक के साथ, वाटर के साथ। यानी पानी जो वाटर टैंक हमने लिया उसमें जो पानी है उसके साथ वो एक्सचेंज हो जाएगा। या पानी का टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ेगा तो वो एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ? गैस के साथ, गैस के मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर के साथ वो एक्सचेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हमारी बात समझिए, हम यहाँ क्या करेंगे? हम स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे थोड़ा सा इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे, थोड़ा थोड़ा, यानी बहुत ही स्लाइटली, यानी बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, एकदम वेरी स्मॉल अमाउंट में हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। जब थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन क्या होगा? धीरे से यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, हम अगला प्रेशर तब तक नहीं बढ़ाएंगे, प्रेशर हम तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक ये यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाता।
यानी पिस्टन पे थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए यहाँ से यहाँ आएगा। एक स्मॉल अमाउंट में प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस को कॉम्प्रेस्ड करेंगे। अब जब हम गैस को कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो हमने आपको बताया कि जब कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक ना, उनके बीच के चक्रों की संख्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब यहाँ क्या है कि जब यहाँ गैस को कॉम्प्रेस्ड करेंगे, बात समझिएगा, गैस को कॉम्प्रेस्ड करेंगे स्मॉल अमाउंट में, थोड़ा सा गैस के प्रेशर को बढ़ाया तो थोड़ा सा जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगा। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा इतना स्लो वे में हम कंप्रेशन करेंगे कि वो हीट क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा इस वाटर के साथ, यानी सराउंडिंग के साथ हीट क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर हमारा गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब कि जो भी हीट हमारी यानी कि कंप्रेशन जब हम करेंगे तो कंप्रेशन में जो भी हीट हमको फाइंड होगी, यानी जो भी अमाउंट ऑफ हीट हमको मिलेगा वो ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे कि स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे, गैस की पिस्टन धीरे धीरे हमारा इधर आएगा और तब तक हम अगला प्रेशर, अगला कंप्रेशन यानी कहने का प्रेशर तब तक हम इंक्रीज नहीं करेंगे स्मॉल अमाउंट में जब तक वो फर्स्ट स्टेज के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जब ये यहाँ थोड़ा सा प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे, गैस को स्लोली कंप्रेस करेंगे, बहुत ही स्लोली, वेरी स्मॉल अमाउंट में हम स्लोली प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस को स्लोली कंप्रेस्ड करेंगे, तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, जो कि हीट को जनरेट करेगी। जब हीट जनरेट होगा तो हीट क्या होगा, इतने ही स्मॉल अमाउंट में जब तक गैस पिस्टन यहाँ से यहाँ आएगा, बहुत ही धीरे धीरे आएगा, पिस्टन आएगा, तब तक जो हीट जनरेट होगी वो क्या होगी, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, यानी वाटर के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। हीट हमारी यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। बात समझ में आ रही है? गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा और हमको जो वर्क डन फाइंड होगा। इस प्रकार से कंप्रेशन में धीरे धीरे इसी प्रकार से स्लाइटली फिर नेक्स्ट स्टेज, यानी कहने का मतलब नेक्स्ट प्रेशर, यानी इनके बीच में एक स्मॉल पॉज देंगे। पॉज का मतलब क्या है कि एक बार हमने प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, फिर हम कुछ देर रुकेंगे जब तक कि पिस्टन हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएगा तब तक हम प्रेशर को इंक्रीज नहीं करेंगे, फिर हम प्रेशर बढ़ाएंगे। इस प्रकार से जब स्लो कंप्रेशन कंसीडर करेंगे, स्लो कंप्रेशन लेंगे, तो जो हीट यहाँ जनरेट होगी वो हीट वाटर के साथ क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक ना, वाटर के साथ एक्सचेंज हो जाएगी और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? अब यहाँ इसी प्रकार से जब हम कंट्रोलिंग फैक्टर को रिवर्स करेंगे, कंट्रोलिंग फैक्टर को या एक्सटर्नल फैक्टर को, कंट्रोलिंग फैक्टर को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अब हम यहाँ जहाँ स्लोली प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे, अब स्लोली धीरे धीरे एक एक पार्ट, एक एक स्लाइस को हम उठाते जाएंगे। हमने क्या किया, वेट जो हमने लिया था पूरा, उसी वेट को हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, लार्ज नंबर ऑफ स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा वेट हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, थोड़ा स्मॉल प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे और तब तक हम अगला प्रेशर इंक्रीज नहीं करेंगे, दूसरे स्टेज को तब तक नहीं फाइंड करेंगे जब तक हमारा पिस्टन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, ठीक ना। तो जो प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे उसके कारण जो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और जो हीट जनरेट होगा वो तब तक, जब तक ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा तब तक क्या होगा, वो वाटर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या है, वाटर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। ध्यान से बात समझिएगा। अब देखिए, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, टेम्परेचर पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर हम एक स्मॉल अमाउंट में एक अलग से छोटा सा स्लाइस फिर रखते हैं, फिर गैस हमारी क्या होगी, कंप्रेस होगी, फिर जो हीट जनरेट होगी वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, गैस का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से हमको जो वर्क डन स्मॉल अमाउंट में फाइंड होगा, अब उसी प्रकार से छोटे छोटे स्टेजेस में, अब हम उसी प्रकार जिस प्रकार से हम एक एक स्लाइस को बढ़ाते जाएंगे, एक एक वेट को बढ़ाते जाएंगे स्मॉल अमाउंट में, उसी प्रकार से स्मॉल अमाउंट में स्लोली इसको एक्सपैंड करेंगे। जब स्लोली एक्सपैंड करेंगे, अब यहाँ ध्यान से बात समझिएगा, जब इसको स्लोली एक प्रेशर यानी कि जब एक वेट हटा देंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, स्लोली प्रेशर डिक्रीज करेगा, गैस कॉम्प्रेस होगी। अब गैस कॉम्प्रेस होगी तो जो हीट, जो एक अमाउंट ऑफ हीट यहाँ इंक्रीज किया था, जो यहाँ हीट कंप्रेशन में जनरेट हुआ था, जो वाटर के साथ एक्सचेंज हुआ था, अब वाटर वही हीट को क्या करेगा, इस गैसेस सिस्टम को देगा, यानी वही हीट क्या करेगा, ये गैस यही हीट सराउंडिंग के साथ हीट को एब्जॉर्ब करेगी और धीरे धीरे वो एक्सपैंड होगी। यानी जिस प्रकार से गैस जितने अमाउंट ऑफ हीट को, यानी कहने का मतलब
जब गैस कंप्रेस्ड हुई थी, जितने अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट किया था उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को, जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो सराउंडिंग को दी थी उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके गैस क्या है, ये यानी कहने का मतलब गैस हमारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस चला जाएगा। बात समझ में आई? यानी स्मॉल अमाउंट में हम स्टेजेस को बढ़ाते जाएंगे, इस प्रकार से गैस कंप्रेस्ड होगी तो जो हीट वो ट्रांसफर, जो हीट एक्सचेंज करेगी वाटर के साथ, धीरे धीरे जब एक एक स्लाइस हटाते जाएंगे, धीरे धीरे उसका वेट कम करते जाएंगे, जैसे जैसे भार को हटाते जाएंगे प्रेशर कम होगा स्लाइटली, यानी कहने का स्मॉल अमाउंट में जैसे जैसे वेरी स्लोली हम प्रेशर को रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे गैस हमारी एक्सपैंड होगी। तो जब गैस एक्सपैंड होगी तो जो हीट लॉस होगी वो हीट कहाँ से आएगी, वो हीट हमारी सराउंडिंग से आएगी। जो जनरेट हुई थी कंप्रेशन में वो हीट सराउंडिंग से कहाँ आ जाएगी, गैसेस सिस्टम में आ जाएगी, यानी गैस का टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट बना रहेगा। बात समझ में आई? यानी एक्सपेंशन, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से जनरेट हुई थी सराउंडिंग में गई थी, जितनी हीट यहाँ से इंक्रीज हुआ था उतना हीट का लॉस होगा, यानी उतनी अमाउंट ऑफ हीट ये सराउंडिंग से कंसीडर करेगा, उतने अमाउंट ऑफ हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे गैस हमारी क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी। बात समझ में आई? यानी जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो रिमूव किया था सिस्टम से, सराउंडिंग में आया था, उतनी अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से वो सिस्टम में वापस ले लेगा और जितनी अमाउंट ऑफ हीट कहने का मतलब कंप्रेशन में हमको यहाँ मिला था उतनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सपेंशन में सिस्टम कंसीडर कर लेगा और सिस्टम का टेम्परेचर, इन गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किए बिना ही हमको वर्क डन फाइंड होगा। यानी कहने का मतलब जो कार्य हमने कंप्रेशन में प्राप्त किया था जितने अमाउंट में, वही वर्क डन हम फाइंड करेंगे एक्सपेंशन में। जितने अमाउंट ऑफ हीट के कारण हमको कंप्रेशन में वर्क डन फाइंड हुआ था उसी अमाउंट ऑफ हीट के कारण हमको एक्सपेंशन में वर्क डन फाइंड होगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, इस प्रकार से हमारा प्रोसेस क्या कहा जाएगा, रिवर्सिबल कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एज विल बी गिवन अप ड्यूरिंग द कंप्रेशन। यानी जितनी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने कंप्रेशन में वाटर को दिया था उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एक्सपेंशन में वाटर क्या करेगा, वाटर सिस्टम को उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को वाटर से सिस्टम क्या करेगा, वापस ले लेगा। यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एज वेल एज, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एज वेल एज हम कह सकते हैं एज विल बी गिवन ड्यूरिंग द कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन के दौरान जितनी हीट गैसेस सिस्टम सराउंडिंग को देता है, यानी वाटर टैंक को देता है, उतनी हीट को क्या करता है, वापस ले लेता है इन द एक्सपेंशन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यानी कि इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल के कंप्रेशन में या एक्सपेंशन में दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। रिवर्स प्रोसेस है। कंप्रेशन का मतलब है प्रेशर इंक्रीज करते हुए, जितनी हीट सिस्टम ने गैसेस सिस्टम ने सराउंडिंग को यानी वाटर को टैंक को दी थी उतनी हीट एक्सपेंशन के दौरान यानी जब प्रेशर रिमूव करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, उतने ही हीट वाटर टैंक क्या करेगा, गैसेस सिस्टम को वापस कर देगा। इस प्रकार से क्या है कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन में जो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा और लिया जाएगा उनकी वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करेगा। यानी कुल मिला के हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि दस ऑल द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस आर रिटार्डेड इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इनवर्स ऑर्डर and hence the slow isothermal expansion and compression of gas is reversible process। यानी स्लो, हमने कहा कि फास्टली आप काम करेंगे तो हमको वही अमाउंट ऑफ हीट कंप्रेशन और एक्सपेंशन में फाइंड हमको नहीं होगा। जिस हीट को हम जैसे हम कंप्रेस करेंगे, जल्द तेज़ी से कंप्रेस भी कर देंगे, ज़्यादा वेट रख के कंप्रेस करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, जब हम उसको वेट हटा देंगे तेज़ी से वो एक्सपेंड होगा, वही अमाउंट ऑफ हीट हमको फिर बाद में उसी अमाउंट ऑफ हीट को यूज करके गैस एक्सपेंड नहीं होगी, उससे कुछ कम अमाउंट ऑफ हीट होगी। यानी कि हम तेज़ी से अगर प्रोसेस को करते हैं कंप्रेशन एक्सपेंशन को तो हमको रिवर्सल प्रोसेस फाइंड नहीं होगा। यानी रिवर्सल प्रोसेस फाइंड करने के लिए ऑल द स्टेजेस जो भी हम कंसीडर करेंगे एक्सपेंशन और कंप्रेशन में वो क्या होंगे, वेरी स्लोली होंगे। तो वेरी स्लोली एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस या कंप्रेशन स्टेजेस इन द गैसेस सिस्टम इज नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी इसके जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के दौरान जो भी स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन हमने कंसीडर किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के कंप्रेशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन या एक्सपेंशन प्रोसेस करते हैं तो हमारी गैस क्या कही जाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में कही जाती है। यानी हमने आपको बताया कि कंप्रेशन में जो हीट गैस हमारी वाटर टैंक को सप्लाई करेगी और एक्सपेंशन में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और गैस एक्सपेंड हो जाएगी। यानी कहने का मतलब अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन द कंप्रेशन इज टेकन बाय द
गैस इन द एक्सपेंशन, यानी जितनी उष्मा उसने कंप्रेशन में वाटर टैंक को दिया था उतनी हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड हो जाएगी गैस। यानी कहने का मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट होगी उसकी वैल्यू इक्वल होगी। यानी प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम एक नोट लिखेंगे। नोट में हम लिख सकते हैं ऑल आइसोथर्मल and adiabatic operations are reversible when carried out very slowly, इसी प्रकार से हम एक्सट्रीमली स्लो कंसंट्रेशन एक्सटेंशन, यानी जैसे हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम ये कंसीडर करते हैं। यहाँ हम वेट लगाते हैं, वेट रखे रहते हैं और स्प्रिंग को स्लोली, बहुत ही स्लो अमाउंट में, यानी बहुत ही स्लो प्रेशर अप्लाई करके इसको एक्सटेंड करें और फिर हम प्रेशर को रिमूव कर देंगे। तो जब ये कंप्रेस्ड, यानी बहुत ही स्लो प्रोसेस में, यानी थोड़ा थोड़ा प्रेशर, थोड़ा थोड़ा फोर्स अप्लाई करके, थोड़ा थोड़ा फोर्स अप्लाई करके इसको एक्सटेंड करें, यानी खींचें और थोड़ा थोड़ा इसको धीरे धीरे प्रेशर को कम करते हुए हम इसको क्या करें, एकदम स्लाइसली, यानी कहने का मतलब जैसे हमने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया, उसी प्रकार से जितने अमाउंट में हम प्रेशर इंक्रीज किए हैं उतने ही अमाउंट में हम फोर्स को डिक्रीज भी करें। तो यहाँ जो प्रोसेस हमको फाइंड होगा इसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो वैल्यू फाइंड होगी, यानी जो वर्क डन हमको फाइंड होगा यहाँ से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हमको जो वर्क डन फाइंड होगा वो वर्क डन क्या होगा, स्प्रिंग के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा एक्सटेंशन और कंप्रेशन में, यानी जैसे हमने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो ये एक्सटेंड होगी, जैसे जैसे ये खींचेगा, उसी जिस अमाउंट में हम प्रेशर को इंक्रीज किए बहुत ही स्लोली, बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करेंगे, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रेशर डिक्रीज करेंगे। तो जो एक्सटेंशन यहाँ या एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ स्प्रिंग में होगा, जो वर्क डन एक्सटेंशन और कंप्रेशन में, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सटेंशन यानी इसके प्रसार में जब हम इसको खींचेंगे स्लोली, वेरी स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली, समझ रहे हैं ना, एक्सट्रीमली स्लो यानी बहुत ही स्लो, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लोली। हम ये नहीं कि तेजी से खींचे और फिर तेजी से हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो वर्क डन हमको क्या मिलेगा, ऐसा नहीं। हम स्लोली प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, स्लोली हम उसको खींचेंगे, स्लोली जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो जो वर्क डन फाइंड होगा, और जब हम स्लोली उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्लोली हम उसको सिकोड़ेंगे, जब स्लोली हम खींचेंगे जो वर्क डन फाइंड होगा, उसी प्रकार से जब स्लोली उसको सिकोड़ेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वर्क डन फाइंड होगा दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। यानी प्रोसेस हमारा कैसा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। स्प्रिंग के सिस्टम में भी इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल कंसीडर हम करेंगे। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू द, कहने का मतलब है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जितना हो सकता है। एक्सट्रीमली स्लो का मतलब है कि बहुत ही स्लो अमाउंट में। इसी प्रकार से हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में जैसे हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल में हमने आपको बताया, इसी प्रकार से इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल अगर हम समझें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने आपको बताया कि द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से हीट का कोल्ड बॉडी में जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो हीट ट्रांसफ़र होगी, अगर हम उसको पुनः कांटेक्ट में करें और हम चाहें कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, कुछ समय पश्चात हम देखेंगे हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा। फिर हम उनको कॉन्टैक्ट में ले आएँ और हम ये चाहें कि कोल्ड बॉडी की हीट पुनः हॉट बॉडी में वापस हो जाए, यानी कोल्ड बॉडी कोल्ड हो जाए और हॉट बॉडी हॉट हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। या हम जानते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन द फ्रिक्शन, जैसे हम फ्रिक्शन में जो हीट, जैसे हमने हाथ को ऐसे घिसते हैं, फ्रिक्शन में हीट जनरेट होगी। अब हीट जनरेट होगी तो हम फ्रिक्शन, कहने का मतलब है कि हम रोक दें तो जो हीट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई वही एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि वही हीट हमको क्या है कि जब हम फ्रिक्शन ना करें तो हीट हमको मिले, यानी कि फ्रिक्शन पे हीट जो जनरेट होगी, समझ रहे हैं ना, इज नॉट एब्जॉर्ब, यानी ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे ऐसे आपने किया तो हीट जनरेट हुई, अब ये जो हीट जनरेट हुई थी ऐसा नहीं कि इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक ना, फ्रिक्शन हमने रोक दिया तो हाथ के द्वारा ये सराउंडिंग से एक्सचेंज हो जाएगी।
समझ रहे हैं ना। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिस अमाउंट में हीट हमारी जनरेट हुई हाथ से, उस अमाउंट में हीट हाथ के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस इन ए वायर एंड हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी वायर के रेजिस्टेंस के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी जब करंट फ्लो करता है, किसी करंट कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर में, और उसके रेजिस्टेंस के कारण जो हीट फ्लो होगी, अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो हीट हमारी जो फ्लो यानी जो जनरेट हुई थी, अब वो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज करने में पुनः हीट जनरेट होगी, यानी एब्जॉर्ब नहीं होगी। समझ में आ रहा है नहीं। जैसे कि करंट हमारा मान लेते हैं कि ये वायर है, देख रहे हैं ना, इसमें करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसके रेजिस्टेंस के कारण जो वायर हमारा गर्म होगा, जो हीट जनरेट होगी, अब हम ये चाहें कि डायरेक्शन इसका चेंज कर दें, क्योंकि डायरेक्ट इस डायरेक्शन में चल रही थी तो हीट जनरेट हो रही थी, इस डायरेक्शन में चल रही तो हीट जनरेट नहीं होगी, रिमूव हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। जब इस डायरेक्शन में आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि जनरेट ही होगी, ठीक ना। तो ये भी प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हीट बाई फ्रिक्शन और बाई द पासेज ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर आल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हम कह सकते हैं कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, या प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रिक्शन और बाय पासेज ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज आल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस कुल मिला के ये है कि हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट प्रोसेस में चेंजिंग हमको फाइंड होगी वो रिवर्स ऑर्डर में हमको फाइंड नहीं होगी, ठीक है। बस तो हमको उम्मीद है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।